हेलो दोस्तों। हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन्स की सीरीज़ में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हेलो एरीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएँ। इससे पहले हम हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेलो एरीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएँ, रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, यानी कि AR का मतलब एरोमेटिक, एक्स मतलब हैलोजन। उस पर जब एरोमेटिक रिंग पर जब हैलोजन लगा हो तो उसे हम हेलो एरीन्स कहते हैं। तो हेलो एरीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं हम ये पढ़ेंगे। इसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ सुनील खत्री। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, हेलो एरीन्स के अंतर्गत। तो पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हमने इससे पहले SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जो कि हेलो एल्केन्स में थी, RX में थी, जिसमें हमने उनके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी देखे थे कि वो डी आइसोमर एल आइसोमर्स भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे कि हेलो एरीन्स हैं, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत मुश्किल से देते हैं। इसके कुछ कारण हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से कारण ऐसे हैं कि हेलो एरीन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देते हैं, बल्कि उसकी अपेक्षा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को अत्यंत आसानी से देते हैं। उसको हम आगे दूसरी अभिक्रियाओं में पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये क्यों नहीं आसानी से देते हैं। तो पहला कारण है रिजोनेंस इफेक्ट, यानी कि अनुनाद प्रभाव। इससे पहले भी हम अनुनाद के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब एक ही स्ट्रक्चर को हम कई तरीके से उसको दिखा सकें, उसके पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन इधर उधर घुमा करके अलग अलग पोजीशंस पे दिखा करके जब हम उसको प्रदर्शित कर सकें, तो उसको कहते हैं रिजोनेंस, अनुनाद। उसकी वजह से अणु स्थायी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि रिजोनेंस इफेक्ट किस प्रकार से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति उसको कम रिएक्टिव बनाता है। देखिए, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरीन पे पहले से ही इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा है। यहाँ पर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स ये डबल बॉन्ड बनाने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स ये वाला कार्बन ले जाएगा। ऑर्थो पोजिशंस के कार्बन ये हैं, ये मेटा पोजिशन का है और ये पैरा पोजिशन का कार्बन है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये पहले स्ट्रक्चर है रिजोनेंस स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास जो बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा जब इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया था, इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए थे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सेटअप हो गया, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ डबल बॉन्ड सेटअप किया है। तो ये हमारी दूसरी वाली स्ट्रक्चर होगी। और यहाँ पर अगर ये आगे बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने का प्रयास करेंगे और ये बॉन्ड टूट करके ये इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले जाएगा बॉन्ड के। तो क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर हमें जो मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्रकार से। अब ये हमारी तीसरी स्ट्रक्चर बना। अब ये वाला यहाँ अगर सेट होता है तो ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये वाला कार्बन ले जाएगा, तो इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर हो। चौथा स्ट्रक्चर हमारा कैसे होगा, देखिए इस प्रकार से हमें चौथा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चल रहा है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चौथा हमारे पास रिजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया। फिर से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा तो ये बॉन्ड पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर ये वापस क्लोरीन के पास चले जाएंगे, हमारे पास यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में, यहाँ पे जो कार्बन है और क्लोरीन है उसके बीच में डबल बॉन्ड सेटअप हो जाता है रिजोनेंस के कारण, यानी कि लगभग उसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता है। इसलिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन के लिए ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं होते, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल के लिए उपलब्ध नहीं होते आसानी से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। तो पहला रिजोनेंस इफेक्ट के कारण, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड सेटअप हो जाने के कारण इसको तोड़ना
ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा देखते हैं हम कि जो CX है कार्बन का, वो sp2 संकरण के कारण भी ऐसा होता है। जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसको इस प्रकार से समझिए आप। यहाँ पर जो हमने देखा ये हेलो एरीन है। हेलो एरीन में क्या होता है कि ये जो कार्बन और X के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर जो कार्बन उपस्थित है ये कार्बन sp2 संकरित है, और जो ये वाला कार्बन sp2 संकरित है, sp2 संकरण के द्वारा ये बना हुआ है। और जबकि यहाँ पे हम देते हैं हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन का जो कार्बन होता है, जैसे ये R ग्रुप है, ये H है और ये X है, ये हेलो एल्केन है, ये एल्केन कंपाउंड है, एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है ये वाला कार्बन sp3 संकरित कार्बन होता है, ये वाला कार्बन होता है sp3 संकरित कार्बन। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं sp3 संकरित कार्बन में S कैरेक्टर 25% है, 3 P के कक्षक है और एक S का कक्षक है। तो S कैरेक्टर यहाँ पे जो है 25% है इस कार्बन में, जबकि यहाँ पे S कैरेक्टर केवल 33% है, 2 P के हैं और एक S का कक्षक है। तो कुल S कैरेक्टर जो है वो 33% है। और हमने कहा जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ही उस अणु की, उस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 33% है, यहाँ 25% है। तो इसकी अपेक्षा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिस कारण से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना फिर आसान नहीं रहता है। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना आसान हो जाए, क्योंकि केवल 25% है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण। तो ये दूसरा कारण हुआ जिस वजह से ये प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देने में दिक्कत करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ARX का बॉन्ड लेंथ जो है 169 pm है और RX का बॉन्ड लेंथ जो है 177 pm है। ये बॉन्ड लेंथ भी इस वजह से क्या हो जाती है, ये थोड़ा ज़्यादा होती है और ये वाली बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम होती है, यानी कि हेलोजन और कार्बन यहाँ पे नज़दीक होते हैं बजाय इसके। तो इस वजह से भी इसको तोड़ना आसान नहीं रहता है, और इसको तोड़ना थोड़ा सा आसान रहता है इसकी अपेक्षा। तो ये दो कारण हुए। तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन, यानी कि फिनाइल कैटाइन का अस्थायित्व। देखो हेलो एरीन्स में फिनाइल कैटाइन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता, जिसके कारण ये SN1 अभिक्रिया नहीं देते। फिनाइल कैटाइन किसको कहते हैं, जब एरोमेटिक रिंग पर किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। वो कब आएगा, माना वो SN1 अभिक्रिया देता है, तो SN1 अभिक्रिया देने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि पहले हेलोजन को निकालना पड़ेगा, जिस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो फिनाइल कैटाइन बन जाएगा। उसको फिनाइल कैटाइन कहेंगे, बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अभी हमने देखा कि उसमें नेगेटिव पहले से ही पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पहले से उसमें रोटेट कर रहे हैं, जिस कारण से वो उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा मूव कर रहा है, इसलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज को स्थायी रखने का कोई व्यवस्था उसमें नहीं हो पाती। इसलिए SN1 अभिक्रियाएं भी ये नहीं देते। SN2 अभिक्रियाएं भी इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो बल्कि ग्रुप है, इस वजह से OH को अंदर एंटर कर पाना आसान नहीं होता है। चौथा है, तो ये तीसरा हो गया, फिनाइल कैटाइन अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता है, जिस वजह से SN1 अभिक्रिया भी वो नहीं दे पाता है। चौथा कारण है प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी न्यूक्लियोफाइल के लिए पहले से इलेक्ट्रॉन धनी आयरन्स पर अभिक्रिया करना कठिन होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और क्योंकि बेंजीन रिंग पहले से ही इलेक्ट्रॉन धनी है, इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज का अटैक करना आसान नहीं होता है, क्योंकि प्रतिकर्षण होता है नेगेटिव चार्ज में। तो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने के कारण उसके लिए न्यूक्लियोफाइल के लिए रिंग पर अटैक करना आसान होता है। तो ये चार कारण हैं जिसके कारण से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हेलो एरीन्स आसानी से नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा रख करके या मेंटेन करके कुछ अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं
कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं हैलोजन को। देखिए यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से हम क्या करना चाह रहे हैं, Cl को हटा करके OH ग्रुप इस पे लाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, NaOH एक्वस यानी कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हम लेंगे, उसको 623 केल्विन पर, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, दाब भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ताप और दाब बढ़ा करके हम इसको कर सकते हैं। और एक्वस के बाद, एक्वस होने के कारण इसमें क्या होगा, थोड़ा हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, यानी कि एसिडिक समझ लीजिए आप, थोड़ा एक्वस लेने की वजह से इसमें H+ आयन मिल सकता है। तो ये OH ग्रुप यहाँ से हमें Cl हटा करके OH हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये फिनॉल बनेगा। इस प्रकार से हम फिनॉल इसको बना सकते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH ने इस क्लोरीन को हटा करके इसकी जगह ली है, लेकिन ये बहुत आसानी से नहीं हुआ है। इसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ी हैं, टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करना पड़ा है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात यह है कि अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह हों जैसे NO2, तो वे नाभिक रागी प्रतिस्थापन के लिए रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। क्या बताया फिर से देखें, ऑर्थो पोजीशंस कौन सी होती हैं, ये वाली पोजीशंस ऑर्थो हैं, ये वाले पोजीशन में पैरा है। तो अगर यहाँ पर कहीं पर NO2 ग्रुप हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो, या तीनों पर हो, कहीं पे भी हो इन जगहों में से, तो वो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान हो जाता है। लेकिन मेटा पोजीशन पर उपस्थित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर NO2 हो और यहाँ पर NO2 हो, तो वो क्या होता है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने। कारण ये है कि ये जो मेटा पोजीशन के कार्बन हैं, इन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाता है। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ पाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिजोनेंस के द्वारा नेगेटिव चार्ज आ पाता है, जिस कारण से वहीं से वो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ नहीं खींच पाते हैं, जिस कारण से मेटा पोजीशन पर उपस्थित रहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जैसे NO2 उपस्थित हो, तो वो इसको क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति। आगे दूसरा देखते हैं, दूसरी अभिक्रियाएं कौन सी देते हैं ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इससे पहले पढ़ा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं E+ करके हम उसको दिखाते हैं, E+ का मतलब ये है कि जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। पहले से जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो आसानी से बेंजीन रिंग पर अटैक कर पाएगा। वास्तव में बेंजीन रिंग युक्त या एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत आसानी से देते हैं, इसीलिए हेलो एरिन्स भी आसानी से बेंजीन रिंग के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को आसानी से देते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण वही है रिजोनेंस इफेक्ट, जिसके कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज आता रहता है, जिस कारण से उन ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान होता है। वो भी मेटा पोजीशन पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है। इस वजह से मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कर सकता है। जैसे कि हैलोजनीकरण, हैलोजन जोड़ना, नाइट्रीकरण, NO2 ग्रुप जोड़ना, सल्फोनीकरण, SO3H ग्रुप जोड़ना, तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं जैसे एल्किल ग्रुप जोड़ना या एसाइल ग्रुप जोड़ना, वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में आते हैं। हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ये देखना है कि हैलोजन अगर जब उपस्थित रहता है बेंजीन रिंग पर, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रभाव दिखाता है, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे भेजता है, या पैरा पे भेजता है, या ऑर्थो पैरा तीनों पर भेजता है, तथा बेंजीन की अपेक्षा कठिनता से अभिक्रिया देते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये
बेंजीन की अपेक्षा क्लोरीन जब उसमें आ जाता है, बेंजीन पे क्लोरीन आ जाता है तो वो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, तो वो थोड़ा बेंजीन की अभिक्रियाशीलता को घटा देता है। डालता है, ये हम फिर से देख रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट देख करके हमें पता चलेगा कि कौन कौन से पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज हैं और वहाँ पर कहाँ कहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे और यहाँ पैरा पोजीशन पे, फिर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है E+, वो यहीं पर या यहीं पर अटैक करेगा। कौन इलेक्ट्रोफाइल होंगे? हेलोजन हो गया, NO2 ग्रुप हो गया, SO3H ग्रुप हो गया, या फिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस हो गई। देखो पहले हेलोजनीकरण देखते हैं। क्लोरोबेंजीन है, इस पर हम हेलोजन जोड़ना चाह रहे हैं, तो जैसे हम ये रिएक्शन कर रहे हैं Cl2 ले लेते हैं और इसको एनहाइड्रस FeCl3 यानी कि कोई लुईस एसिड की उपस्थिति में इसको लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हमें क्लोरीन जुड़ करके मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है। तो ये है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन ये माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि कम मात्रा में ये मिलेगा। तो ये हमारा हेलोजनीकरण हो गया। इसके लिए हमें कंडीशन ये लेनी पड़ती है, यहाँ पे लुईस एसिड लेने पड़ते हैं। आगे देखते हैं दूसरी अभिक्रिया क्या है। दूसरी है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए क्या लिया जाता है, हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि चाहे यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो, यानी कि एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए और ग्रुप कोई भी हो, तो ये नाइट्रेशन या हेलोजनेशन ये सब इसी प्रकार से अभिक्रियाएँ होंगी। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सारी एक जैसी होती हैं। देखिए यहाँ पे HNO3 और H2SO4 लिया जाता है, जिस वजह से NO2 ग्रुप हमको मिलता है। NO2 ग्रुप, इन दो अब ये जो आपस में क्रिया करते हैं NO2 ग्रुप मिलता है, और वो हमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर यहाँ लगा हुआ मिलेगा रिएक्शन के बाद। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये कहाँ पे मिला हमें, ये ऑर्थो पे मिला, ये पैरा पे मिला। इसका नाम देखिए क्या होगा, 1-क्लोरो-4-नाइट्रोबेंजीन। 1 पे क्लोरो, 4 पे नाइट्रोबेंजीन, ये मेजर प्रोडक्ट मिला। और ये 1-क्लोरो-2-नाइट्रोबेंजीन ये हमें माइनर प्रोडक्ट मिला, यानी कि ये कम मात्रा में मिलेगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ये दूर रहने का प्रयास करेंगे। नाइट्रेशन के बाद आगे देते हैं सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। आगे भी हम देखेंगे, जो भी हम आगे की रासायनिक अभिक्रियाएँ देखेंगे और फंक्शनल ग्रुप्स की, उसकी भी एरोमेटिक रिंग्स की जो रिएक्शंस होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सारी की सारी इसी प्रकार की होती हैं जैसे यहाँ पे होती हैं। क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस ये सारी। तो सल्फोनेशन के लिए हम क्या लेते हैं, सल्फोनेशन के हम कंसनट्रेट H2SO4 लेकर के गर्म करते हैं। तो ये हेलो एरिन्स क्या होता है, हमें SO3H ग्रुप, यहाँ से SO3H ग्रुप हमें मिलता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। वही है ऑर्थो में और पैरा पे हमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, जो पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा वो वाला ज़्यादा मिलेगा। इसको कहेंगे 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लोरीन, इससे पहले क्लोरीन जो है हमारा मुख्य ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर जब SO3H आ जाएगा तो ये एसिडिक ग्रुप होने के कारण क्या होगा कि इसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है बजाय क्लोरीन के, इसलिए नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4। इससे पहले हमने वो नंबरिंग यहाँ से शुरू की थी 1 2 3 4, लेकिन अब यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4, यानी कि चौथी पोजीशन पर क्लोरीन माना जाएगा। 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एक्चुअली है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिस पर 4th पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। ये मेजर हमको मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है, इसको हम सही कर लेंगे। मेजर प्रोडक्ट, इसको आप A बना लीजिएगा मेजर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। चलिए, और ये हमें माइनर प्रोडक्ट मिलेगा 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर 2 पे क्लोरो 1 2। तो ये ज़रा ध्यान देने वाली बात है कि सल्फोनिक एसिड जब आ जाएगा तो क्लोरीन को हम
वरीयता ना दे करके SO3H ग्रुप को पहले वरीयता देंगे, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। ये सल्फोनेशन हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएँ। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएँ भी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का उदाहरण है। पहला है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्केनीकरण। एल्केनीकरण का मतलब जब एल्केन ग्रुप जोड़ा जाता है। देखिए इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हम लेते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है, इसके साथ हम जोड़ेंगे CH3Cl या कोई भी RCl जोड़ दिया। एल्किल ग्रुप हमें इस रिंग पर जोड़ना है तो उसका हेलो कंपाउंड हम ले लेंगे, हेलो एल्केन ले लिया। जैसे ये हेलो एरीन है, ये हेलो एल्केन ले लिया, ठीक है। लेकिन इसको लिया जाता है किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में, जैसे एनहाइड्रस यानी कि निर्जलीय AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या है, लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की इनमें कमी होती है। तो इस वजह से ये इन अभिक्रियाओं को आसानी से संपन्न करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमें वही मिलेगा, CH3 ग्रुप जो है R ग्रुप जुड़ेगा यहाँ, इसलिए एल्केनीकरण या एल्काइलेशन कहते हैं, क्योंकि एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर। तो यहाँ पे भी वही होगा, हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, माइनर कौन सा मिलेगा। वन, देखो यहाँ पे फिर से क्लोरीन को पहला वरीयता दे दी गई है, CH3 को बाद में वरीयता दी गई है। 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन ये मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे भी आप ये लिख लीजिएगा मेजर के लिए MaJOR। 1-chloro-2 मेथिल बेंजीन ये माइनर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। 1-chloro-2 मेथिल बेंजीन ये माइनर प्रोडक्ट हमें मिला है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। और दूसरी अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसाइलीकरण, जिसमें एसाइल ग्रुप यानी कि RCO ग्रुप इसमें जोड़ा जाता है। इसके लिए कौन सी चीज़ें हम लेते हैं, देखिए ये हमारे क्लोरोबेंजीन है, हेलोएरिन है, और इसमें हम लेते हैं CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड यहाँ पे R ग्रुप भी लिख सकते हैं, तो RCOCl हो जाएगा और वो एसाइल ग्रुप हो जाएगा। RCO ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एसाइल ग्रुप। और यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड CH3CO ग्रुप अगर हम यहाँ जोड़ देंगे तो उसके लिए वही चीज़ें हमें लेनी पड़ेंगी एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे COCH3 जुड़ेगा। देखिए ये क्या है, COCH3 पैरा पोजिशन पर, और इसी प्रकार से COCH3 ऑर्थो पोजिशन पर हमको यहाँ पे मिल गया है। तो इसका नाम हो गया 4-क्लोरो एसीटोफिनोन। अब यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे कि कौन से ग्रुप को वरीयता दी जा रही है। क्लोरीन से पहले एसिटिल ग्रुप को ज़्यादा वरीयता दी गई है, क्लोरीन को कम वरीयता दी गई है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से शुरू हुई है। तो SO3H में भी ऐसा ही हुआ था। और यहाँ पर 2-क्लोरो एसीटोफिनोन, ये एसीटोफिनोन कहलाएगा। ये बेंजीन रिंग पर COCH3 ग्रुप अगर लगा हो तो उसको हम एसीटोफिनोन कहते हैं, इसलिए 2-क्लोरो एंड 4-क्लोरो एसीटोफिनोन हो गया मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट के रूप में। तीसरी प्रकार की अभिक्रियाएं, दो प्रकार की अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और अब है रिएक्शंस विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। देखिए धातुओं के साथ हेलोएरिन्स कैसे अभिक्रियाएं देते हैं। पहला है फिटिक अभिक्रिया। देखिए इसी प्रकार की अभिक्रिया हमने वुड्ज अभिक्रिया पढ़ी थी हेलो एल्केन्स के केस में। देखो आपको याद आ जाएगा जब हम इसको पढ़ेंगे। 2 ArCl हमने ले लिया, यानी कि क्लोरोबेंजीन 2 ले लिए और यहाँ पे 2 सोडियम ले लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमें देगा ईथर की उपस्थिति में, ये हमें इस प्रकार से बाईफिनाइल देगा। बाईफिनाइल हमने वहाँ भी पढ़ा था कि यहाँ पे CH3Cl अगर हमने लिया था तो CH3 आपस में जुड़ गए थे, जबकि यहाँ पे हमने एरोमेटिक रिंग लिया है तो दोनों एरोमेटिक रिंग आपस में जुड़ गई हैं। इसको बोलते हैं बाईफिनाइल, और प्लस NaCl 2NaCl यहाँ से हमें मिल जाएगा और 2 रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार की वुड्ज अभिक्रिया थी जो हेलो एल्केन्स के लिए थी, और हेलोएरिन्स के लिए यही फिटिक अभिक्रिया के रूप में है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दूसरी अभिक्रिया हमारी हो जाती है वुड्ज फिटिक अभिक्रिया है, यानी कि वुड्ज भी और फिटिक भी दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो जाएंगी। यानी कि हमें क्या करना है, एक हमें लेना है, दोनों एक जैसे लेने की अपेक्षा हमें लेना है एक हेलोएरिन और एक हेलो एल्केन। देखिए हेलोएरिन है और इसके साथ ये हेलो एल्केन है, सोडियम के साथ ले लेंगे, ये हेलो एल्केन ले लिया। इससे पहले हमने बिना सोडियम के भी इसको लिया था तो वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हुई थी एल्काइलेशन, लेकिन यहाँ पे इसको ले लिया है तो ये दोनों अब आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ईथर की उपस्थिति में ले लिया तो बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ जाएगा इस प्रकार से।
ठीक है, तो ये Cl हट जाएगा, ये Cl के बजाय क्या हो गया है, CH3 जुड़ गया है, 2NaCl ये निकल गया, 2NaCl ये निकल गया है और CH3 यहाँ जुड़ गया, तो ये टॉल्यूइन बना, ये हमारा टॉल्यूइन बना है। इस प्रकार टॉल्यूइन बनता है। तो ये वुड्ज और फिटिक अभिक्रिया दोनों को एक साथ जोड़ करके वुड्ज फिटिक अभिक्रिया हो गई। वुड्ज अभिक्रिया केवल एल्वेलकेन्स के लिए होती है, सोडियम ही उसमें लिया जाता है। फिटिक अभिक्रिया केवल एरीन्स के लिए होती है और वुड्ज फिटिक अभिक्रिया दोनों के लिए होती है, एलोएरीन और हेलोएल्केन को एक साथ लेकर के होती है। तो ये टॉल्यूइन बना है। इस प्रकार से हमने तीनों रिएक्शंस इसमें हेलोएरीन्स की देख ली हैं। यहाँ पे 2NaCl हमें मिल गया है